डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार के टिश्यू सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि टिश्यू या टिश्यू का समूह जो किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक यूनिट के रूप में कार्य करता है वह टिश्यू सिस्टम कहलाता है, ऊतक तंत्र कहलाता है। हायर प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के टिश्यू जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं या समान हो सकते हैं और इनमें समाहित होते हैं, परंतु इनकी जो उत्पत्ति होती है वो सामान्यतः समान होती है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से विभिन्न टिश्यू सिस्टम में डिफ्रेंशिएट किया गया है। सेक्स ने टिश्यू की स्थिति के आधार पर जो टिश्यू सिस्टम बनाए हैं वो एक एक करके 3 टिश्यू सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हेबरलैंड ने विभिन्न टिश्यू सिस्टम को कार्य के आधार पर समूहित किया है, जैसे एब्जॉर्प्शन टिश्यू सिस्टम, स्टोरेज टिश्यू सिस्टम और मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम। सेक्स के द्वारा दिया गया वर्गीकरण अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह टिश्यू की स्थिति, ओरिएंटेशन और वर्क पर बेस्ड है, जो कि समझने में भी अधिक आसान है। तो सबसे पहले एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है उसको समझिए। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कोशिकाओं से बनी प्लांट के जो प्राइमरी जो ऑर्गन्स हैं उनको घेरने वाली आउटर मोस्ट लेयर है। पौधों की जो बाहरी परत होती है वह एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की ही बनी होती है। विभिन्न प्लांट्स जैसे रूट, स्टेम या लीव्स हैं, इनकी सेल्स की स्ट्रक्चर तथा वर्क में वेरिएबिलिटी पाई जाती है। एपिडर्मिस या अधिचर्म 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एपी यानी ऊपर और डर्म मीन्स स्किन। तो ये सबसे प्लांट के सबसे बाहर पाई जाने वाली परत है। इसका जो ओरिजिन है वह विशेष जो इनिशियल सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उनसे बनते हैं, जबकि स्टेम के अंदर प्रोरोसिस पर उपस्थित आउटर मोस्ट जो लेयर होती है डर्मेटोजन या ट्यूनिका, तो यह इसकी आउटर मोस्ट परत से बनती है। स्ट्रक्चर के आधार पर जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं विभेदित की जाती हैं। जैसे सबसे बाहर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं और एपिडर्मिस के ऊपर आउटग्रोथ्स भी पाई जाती हैं। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। आवृतबीजी जितने पौधे होते हैं उनमें एक प्रति होती है, अधिचर्म सिंगल लेयर होती है। और रूट्स में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस नाम से जाना जाता है। रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा और क्यूटिकल नहीं पाई जाती हैं, और रूट की एपिडर्मिस से रूट हेयर्स विकसित होते हैं। स्टेम या लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है। कुछ प्लांट्स जैसे मोरिसी फैमिली के या बिग्नोनिएसी के, पाइप्रेसी के या चिनोपोडिएसी के, इन फैमिलीज के प्लांट्स में एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है। और एपोसाइनेसी फैमिली का जो प्लांट कनेर है और पाइप्रेसी का पेपरोमिया, इनमें यह 3 से 5 या 14 से 15 परतों की भी हो सकती है। एपिडर्मिस के अंदर अंतराकोशी के अवकाश नहीं पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। और स्टेम और लीव्स में एपिडर्मिस कंटिन्यूअस होती है, और अगर ये डिस्टर्ब भी होती है, इंटरप्टेड भी होती है, तो बीच बीच में स्टोमेटा इसमें आ जाते हैं। अदरवाइज यह एक कंटिन्यूअस लेयर के रूप में पाई जाती है। सेल को अगर देखा जाए तो सामान्यतः सभी सेल समान रूप से या चारों ओर से वृद्धि करने वाले जो प्लांट्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इनमें कोशिकाएं आइसोडायमेट्रिक होती हैं। स्टेम और रूट में जो लंबवत वृद्धिकारी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें यह ट्यूब की भांति होती है तथा अनुप्रस्थ काट में चपटी और आयताकार दिखाई देती है। कैपेरी, साल्वाडोरा, एलोय, इनके स्टेम्स में एपिडर्मिस कोशिकाएं लंबी होती हैं और कभी कभी गोलाकार भी पाई जाती हैं।
विशिष्ट जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बुलीफॉर्म सेल्स। तो बुलीफॉर्म सेल्स मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे मक्का, गेहूँ और गन्ना की एपिडर्मिस में कुछ कोशिकाएं समान नहीं होती हैं, एक ही आकार की नहीं होती हैं। इनमें से कुछ एक कोशिकाएं आकार में बड़ी और फूली हुई होती हैं और इन सेल्स को बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है। ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं ये हाइग्रोस्कोपिक यानी आर्द्रताग्राही होती हैं और थिन सेल वॉल्ड होती हैं। ये वायु में ह्यूमिडिटी के अनुसार पत्तियों के खुलने और बंद होने में मदद करती हैं। इसके अलावा जो स्पेशल एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें कोर सिलिका सेल्स भी शामिल हैं। तो पोएसी और साइप्रेसी फैमिली में एपिडर्मिस दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक तो लंबी कोशिकाएं और दूसरी छोटी कोशिकाएं। छोटी कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक कोर सेल और दूसरी सिलिका सेल्स। ये दोनों सेल्स पास पास मिलती हैं और कोर सेल्स सुबेरिन युक्त होती हैं, जबकि सिलिका वाली कोशिकाओं के अंदर सिलिका की मात्रा जमती जाती है कोशिकाओं के ऊपर। इसके अलावा लिथोसिस्ट भी होती हैं, जैसे एक्एंथेसी फैमिली या एपोसाइनेसी, आर्टिकेसी आदि कुछ फैमिलीज हैं। इनकी एपिडर्मिस में बड़े आकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स भर जाते हैं और इन्हीं क्रिस्टल्स को सिस्टोलिथ कहा जाता है। यही सेल सिस्टोलिथ कहलाती हैं और एक जो कोशिका होती है उसको लिथोसिस्ट कहते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स भरे होते हैं वो सेल लिथोसिस्ट कहलाती हैं। लिथोसिस्ट सेल्स स्टाक युक्त होती हैं, यानी छोटा व्रंत होता है जो कि बहुत पतला और छोटा होता है, लेकिन अगले सिरे पर यह स्वोलन होता है और पेलिसेड टिश्यू के अंदर ये संकन पोजीशन में रहता है। इनमें जो स्टाक होता है वह भी क्रिस्टल्स युक्त ही होता है। एपिडर्मल सेल्स की स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो एपिडर्मिस की जो सेल वॉल होती है वह पतली होती है और एपिडर्मिस की बाहरी जो भित्ति होती है उसमें क्यूटिकल का जमाव हो जाता है, इसलिए मोटी दिखाई देने लगती है। क्यूटिकल में क्यूटिन या रेजिन्स, लिग्निन, गोंद, सिलिका आदि पदार्थों का जमाव होता है। इस परत की मोटाई एनवायरनमेंट से अधिक इन्फ्लुएंस्ड होती है, जैसे हाइड्रोफाइट्स में इसका अभाव पाया जाता है, जबकि जल की सतह पर तैरने वाले जो पत्तियां होती हैं उनमें वैक्सी लेयर बन जाती है और ड्राई एरिया में रहने वाले प्लांट्स में अपेक्षाकृत क्यूटिकल की परत अधिक मोटी होती है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट में क्यूटिन की परत पतली पाई जाती है। पोएसी फैमिली के प्लांट्स हैं, इनकी एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उसमें सिलिका का जमा होता है। क्यूटिकल के नीचे पैक्टिन की परत भी पाई जाती है और कुछ एक प्लांट जैसे कनेर और ग्रेमनी फैमिली के जो राइजोम्स होते हैं उनमें लिग्निन का भी जमाव देखा गया है। एपिडर्मिस के जो फंक्शंस हैं वो देखिए। एपिडर्मिस जो इनर टिश्यू होते हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व मैकेनिकल इंजरी जैसे तेज़ हवा या तीव्र प्रकाश, सूक्ष्म जो माइक्रोब्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। क्यूटिकल, वैक्स, हेयर्स इत्यादि की उपस्थिति के कारण ट्रांसपायरेशन को कम करने में मदद करती हैं और इनमें पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में भी मदद करती हैं और गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करती हैं। एपिडर्मिस में पाए जाने वाले जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं वो इंसेक्ट्स और शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में और उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करने में मदद करती हैं। मोनोकोट्स प्लांट्स की लीव्स के अंदर जो बुलीफॉर्म्स कोशिकाएं होती हैं वो जल के अभाव के समय फ्लैसिड हो जाती हैं तथा उन्हें भीतर की ओर मुड़ने में सहायक होती हैं। इससे वाष्पोत्सर्जन के अंदर भी कमी होती है, यानी ट्रांसपायरेशन कम हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है वो स्टोमेटा है। तो हम जानते हैं कि स्टोमेटा लीफ के ऊपर पाए जाते हैं और प्रत्येक स्टोमेटा के बाहर दो कोशिकाएं होती हैं जिनको गार्ड सेल कहा जाता है, द्वार कोशिकाएं।
तो स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है उसको अगर देखा जाए तो इसमें 2 गार्ड सेल्स होती हैं जिनके द्वारा स्टोमेटा घिरा हुआ होता है। इनकी आकृति और साइज शेप एपिडर्मल सेल से डिफरेंट होती है। गार्ड कोशिकाएं एपिडर्मिस कोशिकाओं से घिरी रहती हैं और इनको सब्सिडरी या एक्सेसरी सेल्स भी कहा जाता है। स्टोमेटा गार्ड सेल्स तथा सब्सिडरी सेल्स सब मिलकर के एक स्टोमेटल सिस्टम या स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। गार्ड सेल्स की शेप किडनी शेप्ड होती है और इनकी बाहरी परत और भीतरी परत दोनों की मोटाई असमान होती है। भीतरी भित्ति जो होती है गार्ड सेल्स की मोटी होती है, जबकि बाहरी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। तो इसमें डिटेल स्टडी अपने को करनी है। इसके बाद इसी टॉपिक को अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे। थैंक यू।